Jai Swaminarayan, SSCM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa hardly welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our chapter number 1 in our economics subject, that is development. This is the 5th part of this chapter. In our previous 4 videos of this chapter, we discussed about the points that are already written on the board, that is what development promises different people's different goals, यानी कि क्या डेवलपमेंट हमको क्या प्रॉमिस करता है, जो डिफरेंट पीपल हैं उनके गोल्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, जो हर एक इंसान होता है उसके डेवलपमेंट का उसके खुद की लाइफ के जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और सम टाइम इट मे बी ऑल्सो अपोजिट, यानी कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट भी हो सकते हैं. उसके बाद उसी वीडियो में हमने दूसरा पॉइंट देखा था इस चैप्टर का, वो था इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि इनकम जो पैसे हैं, सैलरी मिलती है एक इंसान को, और उसके अलावा उसके जीवन में किसी इंसान के पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में पैसों के अलावा और कौन से गोल्स होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ओके, एंड देन इन आवर सेकेंड वीडियो वी डिस्कस अबाउट नेशनल डेवलपमेंट. ओके, इन आवर सेकेंड वीडियो we discuss the third point of this chapter, that is national development. तो हर एक इंसान के अपने देश के विकास के प्रति, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए नोशंस अलग अलग होते हैं. वो हर एक इंसान अपने देश के लिए अलग अलग सोचता है कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, हमारे देश में ये सुविधाएं होनी चाहिए, हमको ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए. ओके, वी डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉइंट इन आवर point number 3, that is national development. And then in that video we also discuss about how to compare different countries or state. तो जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं और अलग अलग जो कंट्रीज होती है तो उनको कंपेयर कैसे किया जाए, किस तरह के एट्रीब्यूट्स, किस तरह के क्राइटेरिया यूज किया जाए. तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया जो बहुत ही फेमस है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो था कि पर कैपिटा इनकम. पहले क्या लिया जाता था कि देश की इनकम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी क्या है, उसको लिया जाता है. उसके बाद क्या है, पर कैपिटा इनकम, इट मींस एवरेज इनकम, कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में कोई एक इंसान सालाना कितना कमाता है उसको क्या कहते हैं हम, पर कैपिटा इनकम. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो besides per capita income, we also discuss other some comparative data for the comparison of country or a state in our next point, that is income and other criteria. Okay, in our third video we discuss about income and other criteria. तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो हमको किसी देश का या किसी स्टेट को कंपैरिजन के लिए जब हम करते हैं तो हमको उसका यूज़ करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए. तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था हमारे थर्ड वीडियो में. ओके, देन इन आवर लास्ट वीडियो, इन आवर फोर्थ वीडियो वी डिस्कस अबाउट पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि पब्लिक को कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और पब्लिक ये सारी फैसिलिटी जो वो डिज़ायर करती है उसकी डिमांड कैसे करे वो, उसके बारे में हमको बताया गया था और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एंड विद इन दिस पॉइंट वी कंप्लीटेड आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. ओके, तो अब हम आज के इस लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हम समझेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो द सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. Sustainability
of development. So I hope that students, you all are understand the very first 6 point in our which we discussed in our previous videos. Then now let us start the next point, that is sustainability of development. So first I want to tell you about sustainability or sustainable development. So simply we can say that sustainable development means to meet the to meet the need of the present generation without compromising the फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हम जो फिलहाल जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो ज़रूरियातें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको हम पूरा करें, लेकिन किस तरह से कि हम जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी जो नीड्स होने वाले हैं उसके लिए जो यहाँ पर इस अर्थ पूरे हमारी दुनिया में जो भी सुविधाएं, जो भी रिसोर्सेस हैं जो पड़े हुए हैं, उसको हम अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रखें, नहीं कि सब कुछ हमारे लिए ही यूज कर दें. ओके, सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स टिकाऊ विकास, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा विकास जिसमें जो फ्यूचर की जनरेशन के लिए जो भी रिसोर्स रिजर्व्ड है उसको हम नुकसान ना पहुंचाकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े. तो हम इस पॉइंट को अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पर हमारी बुक में वो 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. ठीक है, सो प्लीज स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज पेज नंबर 14. सो let us begin the point, that is sustainability of development. So suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. तो सपोज आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री जो कि डेवलप्ड है, जो कंट्री पहले से ही डेवलप्ड है, यानी कि कोई लेवल पर पहुंच गई है डेवलपमेंट के, तो हम अब क्या पसंद करेंगे कि वो कंट्री उससे आगे और भी डेवलप्ड हो, और अगर उससे आगे ना हो सके तो जिस लेवल पे है उस लेवल पर मेंटेन रहे, यानी कि उसी लेवल पर उसका डेवलपमेंट रेशियो रहे. ओके, सो यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसी लेवल पर रहे. दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है, ये अफोर्डेबल भी होगा उन लोगों के लिए ये इच्छनीय होगा. लेकिन हाउएवर, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. यानी कि जो सेकेंड हाल्फ ऑफ 20th सेंचुरी है, जो 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी मीन्स 1901 टू 2000, जो ये पूरा सेंचुरी है उसकी जो सेकेंड हाफ यानी कि आफ्टर 1951 के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दर्शाया, क्या बताया पूरे वर्ल्ड को कि जो प्रेजेंट टाइप का जो डेवलपमेंट है वो डिजायरेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है. इसके वजह से जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, here are given in your textbook 1-2 example, that is first example is groundwater in India, and then the exhaustion of natural resources. Okay, so we discussed the very first example, that is groundwater in India. So recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. तो अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर की बात की गई, यानी कि जो हमारी भूमि, जो जमीन के अंदर जो पानी पड़ा है, जो रिजर्व्ड है वाटर है, उसकी बात की गई है.
तो रिसेंट एविडेंस यानी कि जो हाल ही में हुए जो रिसर्च है उससे हमको ये पता चलता है कि जो भी अंडर वाटर है हमारा वो बहुत ओवर यूज हो रहा है, यानी कि उसका जो लेवल होना चाहिए यूज करने का उससे वो ज़्यादा हो रहा है। और इसी वजह से अबाउट 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। यानी कि पिछले 20 सालों में 300 से ज़्यादा हमारे देश के जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने ये कंप्लेन की है, उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था 20 साल पहले उससे वो लेवल 4 मीटर नीचे चला गया है। 4 मीटर नीचे पानी जमीन में नीचे उतर गया, इतना कम हो गया है। हाँ, आई होप दैट आप समझ सकते हैं 4 मीटर यानी तकरीबन 12 फीट से भी ज़्यादा वाटर का जो लेवल था वो नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि उसका ओवर यूज हो रहा है। ठीक है। एंड नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। और जो हमारी 1/3 पार्ट ऑफ आवर कंट्री है वो क्या कर रही है, ये जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज कर रही है, यानी कि जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा कर रही है। ठीक है। सो इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यू। यानी कि अगर इसी रफ्तार से इसी लेवल से हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करते रहेंगे तो आने वाले 25 सालों में 60% जो हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या करेंगे, ऐसे ही कंप्लेन करेंगे और ऐसा ही उनका नतीजा आएगा। ठीक है। सो ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रोस्पेरियस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एंड ऑल्सो हार्ड वर्क प्लेटेरिया एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया and some coastal areas and the rapidly growing urban settlements। यानी कि ये जो ओवर यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, तो एक तो जो जहाँ पर बहुत सारी खेती हो रही है वैसे स्टेट्स यानी कि पंजाब में, दूसरा वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, इसके अलावा जो भी हार्ड रॉक प्लेट्यूआ है जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर, और इसके अलावा जो बहुत सारी जहाँ सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इश्यू है वो क्रिएट हो गया है। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस रिसोर्सेस। ओके, तो ये जो ग्राउंड वाटर का जो हमने एग्जाम्पल देखा, तो ग्राउंड वाटर कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि उसको हम फिर से पा सकते हैं, वो हमको नेचर की तरफ से फिर से मिल सकता है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो बारिश से। ओके, उसको वाटर को संग्रह कर, यानी कि उसको सब इकट्ठा करके हम वाटर का जो लेवल है फिर से बढ़ा सकते हैं, उसको कम यूज करके भी। ठीक है। सो द ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस though these resources are replenished by nature as in the case of crops and plants। यानी कि हम जो ये ग्राउंड वाटर है उसको फिर से रिप्लेनिश्ड यानी कि फिर से हमको ये मिल सकता है। एंड however even these resources may be overused, फिर भी ये जो फिर से मिलने वाले जो रिसोर्स हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर है उसको भी अगर हम ओवर यूज करते रहेंगे तो for example in case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain then we would be overusing this resource। यानी कि जो हम जिस लेवल से अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं और जिस लेवल से हमको ये जो ग्राउंड वाटर है वो फिर से रिन्यू होकर मिलता है, अगर उस लेवल से ज़्यादा हम उसको यूज करेंगे तो हम उस रिसोर्स का और ग्राउंड वाटर का क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमको फिर से दूसरी दफा नहीं मिलेंगे, वो एक बार अगर उसको यूज कर दें तो वो खत्म हो जाते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, यानी कि कुछ सालों के यूज के बाद, उपयोग के बाद वो सारे जो भी
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक दिन खत्म होने वाले हैं. सो वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश, यानी कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका हमारे अर्थ यानी कि हमारे कॉस्मोस पे एक फिक्स्ड स्टॉक है, यानी कि एक निश्चित किया हुआ स्टॉक है. ओके, और वो एक दिन एग्जॉस्टेड यानी कि खत्म होने वाला है. लेकिन फिर भी वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर. व्हेन हम ऐसे भी रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहे हैं, ऐसे भी रिसोर्सेज नए नए आ रहे हैं जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं था. ठीक है, सो न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक. However, over time even this will get exhausted, यानी कि जो भी नए आ रहे हैं वो तो स्टॉक में ऐड हो रहे हैं लेकिन वो सारे भी एक दिन तो खत्म होने ही वाले हैं. सो लुक एट द एग्जाम्पल. Here are the table, that is table number 1.7 on the page 15. क्रूड ऑयल रिजर्व. तो इस टेबल में क्या दिया गया है, क्रूड ऑयल का जो रिजर्व यानी कि कितना स्टॉक है फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2014, यानी कि 2014 में जो क्रूड ऑयल्स हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल, गैस, जो भी लिक्विड है, जो भी क्रूड ऑयल है, उनका स्टॉक फिलहाल पूरे विश्व में और दूसरे ऐसे रीजन है, जो भी प्रदेश हैं, जो भी कॉन्टिनेंट है, उन पर कितना स्टॉक है और वो कितने सालों तक चलेगा, उसका यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एस्टिमेट दिया गया, उसका एक डेटा दिया गया है. तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है, रीजन एंड कंट्री, जो भी कंट्रीज हैं और जो रीजन है उसका उनके नाम दिए गए. उसके बाद रिजर्व कितना ऑयल है, वो भी क्रूड ऑयल कितना रिजर्व है, वो है 1000 मिलियन बैरल्स में. जो भी ये जितने भी ये नंबर्स दिए गए वो क्या है, 1000 मिलियन बैरल्स में है. और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट, यानी कि कितने सालों तक ये जो स्टॉक है वो चलेगा. ओके, सो लुक इन द मिडल ईस्ट द रिजर्वेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज 808.5 thousand million barrels and it will last still 78.1 years. And then in United States of America the reservation of crude oil was 44.2 thousand million barrels which last till next 12 years. Okay, whereas in all over the world the reservation of crude oil will be 1687.9 thousand million barrels, जो कि आने वाले 53 years तक चलेगा. So the table gives an estimate of reserve of crude oil. More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. यानी कि ये टेबल हमको ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि अगर हम जिस गति से, जिस लेवल से अभी हम क्रूड ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्रूड ऑयल का स्टॉक है और ये कितने सालों तक चलेगा, उसका ये एस्टिमेट दिया गया है. So the reserve would last only 53 years more. This is for the world as a whole. यानी कि आने वाले 53 years तक पूरे विश्व में ये ऑयल ये क्रूड रिजर्व रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेट दिया गया है. कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन. हमारे जैसे कंट्री है जो इंडिया है, उसके पास पूरा हमारे पूरे देश को पूरा हो सके उतना इनफ स्टॉक हमारे पास क्रूड ऑयल का नहीं है. इसकी वजह से हमको क्रूड ऑयल दूसरी ऐसी कंट्री से, जो भी अरेबियन कंट्री से, जो भी दूसरी ऐसी कंट्री है जैसे जो भी हो, वहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, इफ प्राइजेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम अ बर्डन फॉर एवरीवन. और अगर इनकी जो प्राइजेस हैं वो अगर वो जो भी कंट्री के पास से हम ले रहे हैं वो कंट्री अगर बढ़ा दे तो वो सारा बर्डन हम सबको सहना पड़ता है, जो हम फिलहाल सह रहे हैं. जो ऑयल के, जो पेट्रोल एंड डीजल के जो भी प्राइजेस है वो कितने बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो हम
ये कह सकते हैं कि ये सब जो बर्डन है वो हमको सहना पड़ेगा. There are countries like USA which have low reserve and hence went to secure oil through military और इकोनॉमिक पावर. और ऐसी भी कंट्री है यूएसए जैसी जहाँ पर ये रिजर्वेशन काफ़ी कम है, यानी कि उधर क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है, फिर भी वो क्या करना चाहती है, सिक्योर करना चाहती है ये ऑयल का ये जो रिजर्वेशन है फॉर द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर के लिए. सो द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेज many fundamental new issues about the nature and process of development. तो ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो एरिया है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमको ये पता चले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और वो उसकी वजह से अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट नेचर पे और एनवायरनमेंट पे कैसी पड़ेगी और उसकी वजह से जो उसके जो परिणाम आने वाले हैं, जो उसके रिजल्ट आने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन पर कैसे रहेंगे, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है. सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, consequence of environment degradation do not respect नेशनल और स्टेज बाउंड्रीज. तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो एनवायरमेंट का अधपतन हो रहा है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो बैड रिजल्ट आने, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वो फिलहाल ठीक है, लेकिन आने वाले सालों में किसी स्टेट और नेशन की बाउंड्री तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली है. इसका परिणाम, इसके रिजल्ट्स पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे. ठीक है. सो this issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो एक ही साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है. So sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. तो ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो पूरा एरिया है, जो पूरा ख्याल है, वो एक नया एरिया है किसका, नॉलेज का. यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ लेटेस्ट एंड न्यू एरिया फॉर द नॉलेज, फॉर द रिसर्च, इन विच ऑल द साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, we can also say the philosophers and some of the social scientists working together, यानी कि वो एक साथ काम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सो इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल, यानी कि जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो ये पूरा ख्याल है उसके ऊपर जो क्वेश्चन उठने हैं वो तो पेरेनियल यानी कि कंटिन्यू रहेंगे ही, उसके ऊपर तो चर्चा होती ही रहने वाली है, हो रही है, होती आई है, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा at all time as a member of society and as an individual. यानी कि हर समय पे, हर टाइम पे एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते और एक इंडिविजुअल पर्सन होने के नाते वी नीड टू आस्क, हमको ऐसे प्रश्न होने चाहिए, हमको ऐसे प्रश्न हमारे अंदर उठने चाहिए कि वेयर वी वेंट टू गो, हमको कहाँ जाना है, वॉट वी विश टू बिकम, हमको क्या बनना है, हम क्या बनना चाहते हैं, एंड वॉट आवर गोल्स आर, और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे एस्पायरेशन क्या है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको उठने चाहिए. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर जो डिबेट है वो कंटिन्यू रहेगी. सो विद इन दिस last point, that is sustainability of development, we completed our very first chapter of our economics, that is development. So I hope that students, you all are understood all these points which we discussed in our 5 videos. Okay, so next the exercise. Okay, तो हम ये जो exercise हैं इस topic की last में और बीच में जो सारी आई है उसके बारे में हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो मीटिंग होती है उसके अंदर इसको हम डिटेल में समझेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे. सो टिल दैट, थैंक यू सो मच. जय श्री स्वामीनारायण.